प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन विषय के बहुवैकल्पिक यानी MCQ प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। लेकिन विषय समझने से पहले यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। जी हाँ, यह देखने के लिए आप सभी कॉपी पेन लेकर मेरे साथ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। अंत में अपने अंकों को देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजिए मुझ में है दम। तो चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं? 4 विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर हैं। क दूत, ख प्रिंट टीवी रेडियो और इंटरनेट, ग समाचार पत्र और कबूतर, घ रेडियो और हवाई जहाज। तो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि आधुनिक युग के जो जनसंचार माध्यम हैं वो कौन से हैं? ख सही उत्तर है, प्रिंट टीवी रेडियो और इंटरनेट। प्रिंट के अंतर्गत आपके समाचार पत्र आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, हम सभी अपनी अपनी रुचियों, जरूरतों और स्वभाव के अनुसार चुनते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। यह कथन किसके विषय में कहा गया है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं और इसका सही उत्तर होगा क जनसंचार माध्यम के लिए यह कहा गया है। तीसरा प्रश्न, ये आपस में प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। यह पंक्ति किसके विषय में कही गई है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। क मनुष्य, ख पशु, ग किसान और फसल और घ जनसंचार माध्यम। तो ये पंक्ति भी जनसंचार माध्यम के लिए कही गई है। इसके बाद आते हैं प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4, जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? क रेडियो, ख प्रिंट यानी मुद्रित, इसको हम कहते हैं कि अखबार, ग टीवी और घ इंटरनेट। कौन सा है सबसे पुराना माध्यम? तो इसका सबसे पुराना माध्यम है, उत्तर है ख प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम, जिसको हम अखबार भी कहेंगे। 5वां प्रश्न, वर्तमान छापे खाने यानी आधुनिक मुद्रण के मूल रूप के आविष्कार का श्रेय किस देश को है? इसका सही जो उत्तर है मैं वो आपको बता देता हूं। इसका सही उत्तर है क जर्मनी के गुटेनबर्ग। जर्मनी के गुटेनबर्ग। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। प्रश्न संख्या 6, मुद्रण की वास्तविक शुरुआत कहां से हुई थी? जर्मनी, अमेरिका, जापान, चीन, कहां से? तो इसका सही उत्तर होगा घ चीन से मुद्रण यानी प्रिंट करने की शुरुआत हुई थी। 7वां प्रश्न, यूरोप में पुनर्जागरण यानी जिसको कहते हैं रेनेसां की शुरुआत में किसकी अहम भूमिका थी? तो यहां सबसे अहम भूमिका थी, उत्तर होगा ख छापे खाने की यानी प्रेस के आविष्कार की इसमें सबसे अहम भूमिका थी। प्रश्न संख्या 8, भारत में पहला छापाखाना कब और कहां खुला? तो भारत में सबसे पहला छापाखाना खुला था, इसका सही उत्तर होगा क 1556 गोवा में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9, अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आती हैं? विदेशी, स्वदेशी, मुद्रित, दूरदर्शन, किस में आएंगी? बिल्कुल स्पष्ट है और विद्यार्थी सही पहचान रहे हैं। सही उत्तर होगा ग मुद्रित माध्यम। बहुत अच्छे, सही चल रहे हैं बच्चे। 10वां प्रश्न, वह कौन सा जनसंचार माध्यम है जिसमें छपे हुए शब्दों में स्थायित्व यानी परमानेंट हो जाते हैं, प्रचलित भाषा और अपनी पसंद के अनुसार समाचार जानने की छूट मिलती है? तो इसको भी मेरे ख्याल से विद्यार्थी पहचान गए हैं। सही उत्तर कौन सा है? अखबार या पत्रिका। सही उत्तर है क अखबार या पत्रिका। 11वां प्रश्न, निरक्षर व्यक्तियों के लिए कौन सा माध्यम किसी काम का नहीं है? अनपढ़ व्यक्ति होंगे तो उसके लिए भैया अखबार किसी काम के नहीं होते, तो सही उत्तर होगा घ मुद्रित माध्यम। मुद्रित होता है जो प्रिंट करते हैं और वो अखबार और पत्रिकाएं उसके अंतर्गत आती हैं। प्रश्न संख्या 12,
अखबार या पत्रिका में समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की निश्चित सीमा होती है, उसे क्या कहते हैं? अंतिम क्षण कहते हैं, डेडलाइन, समय सीमा, निर्धारित क्षण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उम्मीद है इस बार सीबीएसई में आएगा ये प्रश्न। इसका सही उत्तर होगा ख, डेडलाइन। प्रश्न संख्या 13, समाचार पत्र या पत्रिकाओं में गलतियों और अशुद्धियों को दूर करने का कार्य कौन करता है? किसका कार्य होता है ये काम करने का? लेखक का, शुद्धक का, संपादक या उसकी संपादकीय टीम का, या वर्तनी सुधारक का? कौन होता है? ग, संपादक और उसकी संपादकीय टीम ये काम करते हैं। अब आइए प्रश्न रेडियो पर आधारित प्रश्न लेते हैं। ये भी एक माध्यम है जनसंचार का, बहुत अच्छा माध्यम है। प्रश्न संख्या 14, जनसंचार का कौन सा माध्यम ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है? तो ये तो बिल्कुल आप पहचान गए हैं, क सही उत्तर है रेडियो। रेडियो में ध्वनि, स्वर और शब्द होते हैं, चित्र नहीं होते। प्रश्न संख्या 15, जनसंचार के कौन से माध्यम एक रेखीय, जिसको हम लीनियर कहते हैं, एक रेखीय माध्यम है? कौन सा है? रेडियो और टीवी एक रेखीय माध्यम है। प्रश्न संख्या 16, जनसंचार माध्यमों जिसमें रेडियो, टीवी, अखबार में 90% खबरें किस शैली में लिखी जाती हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, निबंधात्मक शैली, उल्टा पिरामिड शैली। तो यहाँ उत्तर सही होगा घ, उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत लिखी जाती हैं 90% खबरें। प्रश्न संख्या 17, समाचार की सबसे महत्वपूर्ण घटना या विचार या समस्या को सबसे पहले और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में लिखना क्या कहलाता है? तो भाई इसका भी उत्तर आपको मैं बता दूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 विकल्प हैं, आरोही क्रम, उल्टा पिरामिड शैली, अवरोही क्रम, व्यंग्यात्मक शैली। क्या कहेंगे इसको? सही उत्तर होगा ख, उल्टा पिरामिड शैली। और इसको अच्छे से बच्चे तैयार कर लें क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 18वां प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा क, 3 हिस्सों में, इंट्रो, बॉडी और समापन, यानी प्रारंभ, मध्य और समापन 3 होते हैं इसके अंतर्गत। प्रश्न संख्या 19, उल्टा पिरामिड शैली के किस भाग में खबर के मूल तत्व को प्रारंभ की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है? तो बॉडी में, समापन में, इंट्रो में, निष्कर्ष में, किस में होगा? सही उत्तर है ग, इंट्रो, जिसको हम लीड या मुखड़ा भी कहते हैं। ये भी आप बच्चे ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 20 कुछ बुनियादी बातों पर आधारित है। तो रेडियो के लिए समाचार लेखन हेतु बुनियादी बातें कौन सी हैं? इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते थे, लेकिन मैं विद्यार्थियों को बता दूं, इसमें मैं आपको महज जानकारी दे रहा हूं। तो आपको अगर ये जानकारी मिल गई तो आप बहुत सारे प्रश्न आपको तैयार हो गए। तो इसमें आप ये समझ लीजिए, पहला है, प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाता है ताकि पढ़ने वाले को उसमें दिक्कत ना हो। दूसरा, कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए, स्पेस छोड़ा जाना चाहिए। तीसरा, एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए ताकि उसको आसानी से शब्दों को पढ़ सके। समाचार कॉपी में जटिल, उच्चारण में कठिन, संक्षिप्त अक्षर और अंक आदि नहीं लिखने चाहिए क्योंकि उनको पढ़ने में दिक्कत आती है। पांचवां, 1 से 10 एवं 1000 से आगे के अंक शब्दों में लिखने चाहिए क्योंकि उसको भी पढ़ने में दिक्कत आएगी। लेकिन छठे पॉइंट में देखिए, 11 से 999 तक की संख्या को अंकों में लिखना चाहिए। सातवां, प्रतिशत और डॉलर जैसे संकेत चिन्हों को भी शब्दों में लिखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उस समय समाचार वाचक इनको पहचान न पाए और उनसे बहुत बड़ी गलती हो जाए। आठवां, दशमलव के स्थान पर संख्या को उसके नज़दीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए। इतना नहीं लिखेंगे कि 99 यानी 99.8 नहीं लिखेंगे, सीधा लगभग 100 लिखेंगे। नौवां, रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि सुनने वालों को वो समझ में नहीं आएगा।
10वां, आंकड़ों को तुलनात्मक रूप में बताना ज़्यादा बेहतर होता है। कैसे? जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुँच गया। ये तुलनात्मक रूप है। और 11वां, तिथि को कैसे लिखना चाहिए? 14 सितंबर 2021 यहाँ लिखा हुआ दिखाया गया है। इस तरह लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न संख्या 21 में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। रेडियो समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसी तरह अगले सप्ताह, अगले महीने, पिछले साल, अगले सोमवार आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरा, संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से बचना चाहिए, किंतु लोकप्रिय संक्षिप्त अक्षरों जैसे WTO, यूनिसेफ, ICICI बैंक, सार्क आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अगले जो प्रश्न है वो टेलीविज़न से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 22 और ये प्रश्न है, किस जनसंचार माध्यम में शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल होने चाहिए? मुझे लगता है ये प्रश्न ही इतना आसान है, विद्यार्थी तुरंत समझ गए होंगे। 4 आपके सामने विकल्प हैं, टीवी, पत्रिकाएं, रेडियो, कहानी। तो सीधा सा सरल सा उत्तर है क, टीवी। प्रश्न संख्या 23, दृश्य के साथ लेखन, यह कथ्य किस जनसंचार माध्यम के लिए बुनियादी शर्त है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, टीवी, पत्रिकाएं, रेडियो, कहानी। तो इसका सही उत्तर होगा ख, टीवी। प्रश्न संख्या 24, टीवी के माध्यम से सूचनाएं दर्शकों तक किन चरणों से होकर पहुंचती हैं? तो ये प्रश्न बहुवैकल्पिक नहीं है, केवल एक जानकारी के लिए है, इसको समझ लीजिए। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, ड्राई एंकर के माध्यम से, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। प्रश्न संख्या 25, टीवी के माध्यम से किसी बड़ी खबर को दर्शकों तक तत्काल पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें सही उत्तर होगा ग, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। इससे आप वाकिफ़ भी हैं, इसको प्रतिदिन सुनते भी हैं, तो मुझे लगता है कि इस उत्तर को देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप सारे बच्चे अच्छे अंक ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 26, जिस चरण में एंकर खबर के विषय में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, उसे क्या कहते हैं? न्यूज़, शॉर्ट्स, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर। क्या कहेंगे? सही उत्तर होगा ड्राई एंकर। इसका सही उत्तर है घ, ड्राई एंकर। प्रश्न संख्या 27, जिस चरण में रिपोर्टर घटना वाली जगह मौजूद होता है और एंकर उससे फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? तो 4 विकल्प आपके समक्ष यहाँ पर हैं और मुझे लगता है आपने इस उत्तर को पहचान लिया है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आ गया प्रश्न में, फ़ोन। तो इसका सही उत्तर होगा ख, फोन इन। प्रश्न संख्या 28, जिस चरण में एंकर घटनाओं और दृश्यों के आधार पर खबर पढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? 4 विकल्प हैं, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। तो इसका सही उत्तर है क, एंकर विजुअल। प्रश्न संख्या 29, किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्राथमिकता प्रदान की जाती है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ग, एंकर बाइट। और प्रश्न संख्या 30 और अंतिम प्रश्न, किसी घटना का सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? मुझे लगता है इसका उत्तर सभी विद्यार्थियों को पता है। एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। क्या होना चाहिए? ग, बिल्कुल सही पहचान रहे आप, ग, लाइव। तो ये आपके सामने प्रश्न थे, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना और समझा। आगामी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के भाग 1 व 2 को कम से कम 3 से 4 बार अवश्य देखिए। इस वीडियो के भाग 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके दूसरी वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।